हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेडिकोमिक्स। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कोफैक्टर्स। ठीक है, कोफैक्टर्स एंजाइम हमारा चल रहा है टॉपिक। तो एंजाइम में हमने एंजाइम के क्लासिफिकेशन तक कर लिया था। आज फर्दर हम कंटिन्यू करेंगे कोफैक्टर से। तो कोफैक्टर के बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि कोफैक्टर होते क्या हैं। तो एक नॉन प्रोटीनियस इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स या मेटेलिक कंपाउंड्स बोल सकते हैं, कोफैक्टर्स होते हैं। ठीक है, मेटेलिक लाइक कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, मैग्नीज हो गया, ये सारी चीज़ें। जिंक से स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली हम इसमें देखने वाले हैं कि कौन सा कोफैक्टर किस एंजाइम के लिए वर्क करता है। ठीक है, तो जिंक से स्टार्ट करते हैं। तो आपको जिंक में सी दिख रहा होगा। तो हमारा जो सबसे पहले दो एंजाइम्स होंगे जिनके लिए जिंक एज अ कोफैक्टर वर्क करता है, वो कार्बोक्सी पेप्टिडेज होता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज होता है। अब कार्बोनिक एनहाइड्रेज बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम है क्योंकि एसिटाजोलामाइड इसी को इनहिबिट करके वर्क करता है। तो आपसे ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एसिटाजोलामाइड किस एंजाइम को, मतलब ऐसे कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम को इनहिबिट करके वर्क करता है, तो उसके लिए कोफैक्टर क्या होता है। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन आपसे मतलब घुमा के पूछा जा सकता है। तो डायरेक्टली क्वेश्चन अगर जीपैट में देखें तो बहुत ही कम आते हैं ना। और अगर आप अभी जो गवर्नमेंट फार्मासिस्ट वैकेंसी वगैरह आई है तो उसमें तो डायरेक्टली पूछते हैं, वन लाइनर बेसिकली क्वेश्चंस होते हैं। ठीक, देन कार्बोनिक एनहाइड्रेस हो गया। एंड ए से अपन याद रखेंगे, 3 ए हैं। ऐसे अपन सी ए से भी याद रख सकते हैं, सी ए चार्टर्ड अकाउंटेंट। ए से एल्कोहल डिहाइड्रोजनेस, एल्केलाइन फॉस्फेटेस एंड लैक्टेट डिहाइड्रोजनेस। ठीक है, तो एल्कोहल डिहाइड्रोजनेस जो एल्कोहल के मेटाबॉलिज्म, एथेनॉल के मेटाबॉलिज्म में पहला एंजाइम होता है आई थिंक। लैक्टेट डिहाइड्रोजनेस आपको पता है, पायरूवेट टू लैक्टेट कन्वर्जन में लैक्टेट डिहाइड्रोजनेस एंजाइम होता है। तो इनके लिए सबके लिए एंजाइम जो हमने डिस्कस किए, तो उनके लिए एज अ कोफैक्टर जिंक वर्क करता है। देन फर्दर हम कॉपर देख लेते हैं। तो कॉपर में आपको एक कॉमन चीज मिलेगी, बाई। जितने भी एंजाइम्स हैं सब में बाई है। कुछ है लाइक अमाइनो ऑक्सीडेज वगैरह एंजाइम और आते हैं। तो जो बेसिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट एंजाइम्स है वो मैंने करवा दिए। अमाइनो ऑक्सीडेज है एक, इसमें बाई नहीं आता है। तो आपको अगर नोट करना है तो अमाइनो ऑक्सीडेज होता है, अमाइनो, आप नोट कर सकते हो। ठीक है, बाकी टायरोसिनेज होता है, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज होता है, लाइसिल ऑक्सीडेज होता है। तो इसमें सब में बाई है, देख लीजिए आप। टायरोसिनेज में बाई, साइटोक्रोम में, लाइसिल में। एंड टायरोसिनेज की डिफिशियंसी से एक डिसीज होती है, अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर, मैंने करवा रखा है उसको। तो उसको हम एल्बिनिज्म बोलते हैं। जस्ट अ सेकंड, सो व्हाट इज द नेम? द नेम इज एल्बिनिज्म। ठीक है, एल्बिनिज्म डिसीज होती है। बेसिकली जो टायरोसिन होता है वो कन्वर्ट होता है वाया हेल्प ऑफ टायरोसिन एंजाइम इनटू मेलानिन। मेलानिन में कन्वर्ट होता है। अगर इसकी डिफिशियंसी हो जाती है तो मेलानिन पर्याप्त या इनफ अमाउंट में नहीं प्रोड्यूस हो पाता, एंड एल्बिनिज्म वहाँ पे देखने के लिए हमको मिलता है। ठीक है, देन फर्दर मूव करते हैं मोलिब्डेनम में। तो मोलिब्डेनम का सिंबल होता है अपना एमओ। ठीक है, एमओ से हमको एक्सो याद रखना है, राइम हो रहा ना, लाइक एमओ एक्सो। आप ऐसे जोड़ के मॉक्सो भी पढ़ सकते हो, मॉक्सो। लाइक पॉक्सो एक्ट होता है ना, वैसे राइम कर लो मॉक्सो। ठीक है, तो मोलिब्डेनम में एक्सो से जैंथिन ऑक्सीडेज होगा एंड सल्फाइड ऑक्सीडेज होगा। जैंथिन ऑक्सीडेज के लिए अगर देखा जाए कौन सा कोफैक्टर वर्क करता है, तो जैंथिन ऑक्सीडेज के लिए मोलिब्डेनम करेगा, सल्फाइड ऑक्सीडेज के लिए भी मोलिब्डेनम करेगा। एंड अगर पूछा जाए कि जैंथिन ऑक्सीडेज को कौन सा ड्रग वर्क करके इनहिबिट करता है, सॉरी इनहिबिट करके वर्क करता है, तो वो अपना एलोप्यूरिनॉल होता है, जो कि क्रोनिक गाउट में यूज होता है। ये क्वेश्चन 2019 जीपैट में पूछा गया था। तो बट ऐसे पूछा नहीं था, ऐसे पूछा था कि जैंथिन ऑक्सीडेज को एलोप्यूरिनॉल इनहिबिट करता है, तो उसके लिए जैंथिन ऑक्सीडेज के लिए कोफैक्टर कौन सा वर्क करता है, तो उसमें मोलिब्डेनम इज अ करेक्ट आंसर था। ठीक है, फर्दर मूव करते हैं अपन, कैल्शियम में आते हैं। कैल्शियम में सारे एमाइलेज, लाइपेज, लेसिथिनेज। आप ला से याद कर सकते हैं, लॉ होता है ना, कुछ लोग लॉ को लॉ ना बोल के ला बोलते हैं। हम गांव में जाओगे क्या पढ़ रहे हो तो बताते हैं ला पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ला याद रखना है, माइलेज, लाइपेज और लेसिथिनेस। ठीक है, एक दो बार रिवाइज करोगे तो आ जाएगा फ्लो में। ठीक है, परेशान मत होना, जितने सारे हैं। एल्यूमिनियम की बात करते हैं तो कैटालेज एंजाइम सिंगल है। ठीक है, देन सेलेनियम की अगर बात कर लेते हैं, सेलेनियम में एस है, एस मीन्स थाया। ठीक है, तो आपको जहाँ पे थाया मिलता है वहाँ पे बेसिकली सेलेनियम होगा। लाइक देख लो, यहाँ पे थायो है। ठीक है, थायो, यहाँ पे भी थाया। तो ग्लूटाथायोन रिडक्टेस, ग्लूटाथायोन रिडक्टेस बहुत ही इंपॉर्टेंट एंटीऑक्सीडेंट होता है, जो कि कहीं ना कहीं हीमोलिटिक एनीमिया को
प्रिवेंट करने का वर्क करता है ग्लूटाथायोन रिडक्टेज। एनएडी, आप एचएमपी अगर पाथवे पढ़ते हो तो एचएमपी पाथवे इसीलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि वहाँ से एनएडीपीएच का फॉर्मेशन होता है। एनएडीपीएच फर्दर ग्लूटाथायोन को एक फॉस्फेट देता है, मतलब रिडक्शन करता है, हाइड्रोजन देकर रिडक्शन करता है इनटू ग्लूटाथायोन रिडक्टेज। और ये ग्लूटाथायोन जो रिडक्टेज है वर्क करता है एज अ एंटीऑक्सीडेंट। एंड देन जो हमारा H2O2 साइड होता है सेल मेम्ब्रेन में आरबीसी के, उसको ब्रेक डाउन करता है वाटर में और हीमोलिटिक एनीमिया को प्रिवेंट करता है। अगर वो H2O2 का ब्रेक डाउन नहीं होगा, एंजाइम नहीं होगा, तो जो H2O2 के फ्री रेडिकल होते हैं वो एक्यूमुलेट होने स्टार्ट होते हैं, फिर ब्रस्ट कर देते हैं, ठीक है, मतलब जो हीमोलिटिक एनीमिया हीमोलिसिस कर देते हैं, ठीक। एंड थायरोडॉक्सिन रिडक्टेज, दो एंजाइम रिडक्टेज वाले मेनली इसी में आते हैं सेलेनियम में, ठीक है। देन मैग्नीशियम देख लेते हैं। तो मैग्नीशियम के लिए आप Mg से ही याद रखना, जैसे मैग्नीशियम का सिंबल Mg होता है तो M फॉर म्यूटेज होता है, G फॉर ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज। ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज इज अ रेट लिमिटिंग एंजाइम फॉर विच साइकिल और पाथवे, कमेंट करके आप बताइए, ठीक है। तो मैग्नीशियम म्यूटेज एंड ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज, ठीक है। एंड मैग्नीशियम प्लस मैग्नीज, अगर आपको याद रखना है कि मैग्नीशियम और मैग्नीज में कुछ कॉमन होते हैं, मतलब एक कोफैक्टर कुछ एंजाइम्स के लिए कॉमन होते हैं, मतलब दोनों वर्क कर सकते हैं। तो अपने पास ऐसे दो एंजाइम है, इनोलेज एंड काइनेज। तो इनोलेज है और काइनेज है, ठीक है। काइनेज में आप ग्लूकोकाइनेज, हेक्सोकाइनेज याद रख सकते हो, ठीक। इनोलेज आपका ग्लाइकोलिसिस पाथवे का ही एंजाइम है, ठीक है ना, राइट। निकिल देख लेते हैं। निकिल में एक ही है। निकिल से आप ऐसे याद रखना कि निकिता की बॉडी में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ गया है, तो यूरिक एसिड के लेवल को डिक्रीज करना है, इसे ब्रेक डाउन कराएंगे यूरिक एसिड का बाय यूरिएज एंजाइम। तो यूरिएज याद रखना। क्या स्टोरी याद रखना, अगर स्टोरी से आप याद रखते हो तो ज़्यादा टाइम तक दिमाग में कहीं ना कहीं रहता है। तो अगर आप आंसर देखते हो या ऑप्शन देखते हो तो आप करेक्ट आंसर मार्क जरूर कर लोगे, मतलब सिलेक्शन बाय रिजेक्शन करके, ठीक है। एंड देन बात कर लेते हैं हम आयरन के बारे में। तो आयरन के लिए, आयरन जो एज अ कोफैक्टर से सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज के लिए वर्क करता है ओनली। सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज इज द इंपॉर्टेंट एंजाइम ऑफ टीसीए साइकिल। टीसीए का इंपॉर्टेंट एंजाइम होता है एंड इसका जो कॉम्पिटेटिव इनिबिशन मेलोनेट के द्वारा होता है, ठीक है। वाह, मेलोनेट इसका कॉम्पिटेटिव इनिबिशन करता है। अगर इनिबिशन ऑफ टीसीए साइकिल में एंजाइम का इनिबिशन पूछता है तो उसमें आप सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज का होता है, तो उसको मेलोनेट इनिबिट करके वर्क करता है। थोड़ा को रिलेट करके पढ़ोगे ना तो थोड़ा ज़्यादा इजी रहता है, तो चीज़ों को रिलेट किया करने की कोशिश किया करिए आप लोग, ठीक है सर। देन अगर इसको आप ट्रिक से याद करना चाहें सर तो ऐसे याद कर सकते हैं, MSD, ठीक है। तो मेलेट एंड सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज, MSD को तो कोई भूल ही नहीं सकता, महेंद्र सिंह धोनी जी। तो आर नेक्स्ट टॉपिक इज एंजाइम इनिबिशन। एंजाइम में ही चल रहे हैं अपन, कंटिन्यू कर रहे हैं इस टॉपिक को फर्दर। तो एंजाइम इनिबिशन है। एंजाइम इनिबिशन में हम दो टाइप पढ़ेंगे, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। प्रोबेबली ये आपका जो एंजाइम पार्ट है, एंजाइम टॉपिक है, इसका लास्ट सेशन होने वाला है। यहाँ से आपका एंजाइम जितना जीपेट के लिए है या नाइपर या CUET किसी भी एग्जाम के लिए है या फार्मा किसी का कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसके लिए मोर देन इनफ है, सफिशियंट है। तो देख लेते हैं वो रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल, ठीक है। तो रिवर्सिबल आपको नाम से ही कुछ ना कुछ इंडिकेशन या हिंट मिल रहा होगा कि रिवर्सिबल बाइंडिंग होती है, मतलब सबस्ट्रेट एंजाइम बाइंड होते हैं, बट आफ्टर सम टाइम जो सबस्ट्रेट होता है वो एंजाइम को क्या करता है, लीव कर देता है, ठीक है। तो इसीलिए बाइंडिंग रिवर्सिबल होती है, ठीक है। रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल में नेम इंडिकेट कर रहा है लाइक कि बाइंडिंग इरिवर्सिबल होती है, जब तक एंजाइम अगर है तब तक तो बाइंडिंग रहेगी। एंजाइम अगर डिस्ट्रॉय हो जाता है, फिनिश हो जाता है, तभी ये बाइंडिंग होती है, ठीक है। तो टाइप ऑफ रिवर्सिबल इनिबिशन अगर देते हैं, रिवर्सिबल इनिबिशन के 3 टाइप अपन पढ़ते हैं, कॉम्पिटेटिव पढ़ते हैं, नॉन कॉम्पिटेटिव, अनकॉम्पिटेटिव पढ़ते हैं, ठीक है। सो कॉम्पिटेटिव इनिबिशन में क्या चीज़ होती है। सो कॉम्पिटेटिव इनिबिशन, नाम जैसे कॉम्पिटेटिव इनिबिशन है तो नाम ही सजेस्ट कर रहा है अपना गुण, ठीक है, अपनी प्रॉपर्टी नाम ही बता रहा है कि यहाँ पे कंपटीशन हाई है भाई, क्या है, कंपटीशन ज़्यादा है, कॉम्पीट होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे एक एक्टिव साइट होती है एंजाइम पे, आपको पता होगा 2 साइट्स होती हैं, एक एक्टिव होती है, एक एलोस्टेरिक साइट होती है, ठीक है। एक्टिव साइट अगर कॉम्पिटेटिव इनिबिशन की बात करते हैं तो उस केस में एंजाइम में सिर्फ एक्टिव साइट प्रेजेंट होती है और उसी एक्टिव साइट पे सबस्ट्रेट भी बाइंड होता है, उसी एक्टिव साइट पे कॉम्पीट करके इनिबिटर भी बाइंड होता है। लाइक यहाँ पे आप देखोगे ये एक्टिव साइट है, यहीं पे सबस्ट्रेट भी आके बाइंड होगा, यहीं पे इनिबिटर भी आके बाइंड होगा, ठीक है। इसलिए कॉम्पिटिशन हो रहा है, दैट इज द रीजन इट नेम्ड एज अ कॉम्पिटिटिव इनिबिशन, ठीक है, कॉम्पिटिटिव इनिबिशन की तरह जाना जाता है। सो
फिर क्या होता है कि जो सबस्ट्रेट और इनहिबिटर होता है तो इनका जो केमिकली स्ट्रक्चर देखोगे तो सिमिलर होता है आप, ठीक है। ड्यू टू दिस रीज़न ये कॉम्पीट करते हैं एक दूसरे से। अब नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में दो साइड्स होती हैं, एक एक्टिव साइट होती है, एक क्या होती है, एलोस्टेरिक साइट होती है। तो इनहिबिटर जो है तो बाइंड कहाँ हो रहा है, देखो एलोस्टेरिक साइट पे इनहिबिटर बाइंड होगा, ये वाली साइट क्या है एलोस्टेरिक, ये वाली होती है एक्टिव। और जो एक्टिव साइट में होगा, जब एलोस्टेरिक साइट पे इनहिबिटर बाइंड होगा तो एक्टिव साइट पे कुछ कन्फर्मेशनल चेंजेस करेगा। चेंजेस की वजह से देखो सबस्ट्रेट बाइंड हो सकता है अच्छे से, मतलब इंप्रूवमेंट हो सकती है सबस्ट्रेट और एंजाइम कॉम्प्लेक्स में बाइंडिंग में, और हो सकता है कि यहाँ पे बाइंडिंग को डिक्रीज भी कर दे। तो दोनों मतलब चीज़ें पॉसिबल हैं इस केस में। और अनकॉम्पिटेटिव की अगर हम बात करते हैं अनकॉम्पिटेटिव इनहिबिशन की, तो अनकॉम्पिटेटिव इनहिबिशन में जब एंजाइम और सबस्ट्रेट का कॉम्प्लेक्स बन जाता है, ठीक है, मीन्स एंजाइम और सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना चुके हैं, बाइंड हो चुके हैं, देन इनहिबिटर जाके इन्हीं दोनों से बाइंड हो जाता है और प्रोडक्ट मतलब रिएक्शन और प्रोडक्ट का कन्वर्ट जो होता है तो कन्वर्जन इनहिबिट हो जाता है बेसिकली, ठीक है। चलिए मूव करते हैं फर्दर। तो कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन को आप अगर वही है ड्रामेटिक तरीके से अगर आप देखते हो तो लाइक कि एक ही साइट है, ठीक है, और दो लोग हैं, मान लो कि कोई लड़की है ये और एक इसका बीएफ खड़ा है, एक इसका बेस्ट फ्रेंड खड़ा है, दोनों में बीएफ ही आता है यार, आप लोग अलग अलग क्यों बोलते हो यार, ठीक है कोई बात नहीं। तो अब यहाँ पे जिसके लिए इसकी एफिनिटी ज़्यादा होगी, लाइक प्रेजेंट टाइम में तो बेस्ट फ्रेंड के लिए एफिनिटी बहुत ही ज़्यादा होती है, चाहे जीएफ हो बीएफ हो, कुछ कोई लड़की या लड़के हो, किसी को भी आप रख के यहाँ पे देख सकते हो अपने अकॉर्डिंग, ठीक है, अपनी फीलिंग के अकॉर्डिंग रख के देख सकते हो। तो वही है कि दोनों को कम्पीट करना पड़ेगा एक साइड पे बाइंड होने के लिए, ठीक है। यहाँ पे है तो एकदम अलग अलग है, लड़की दोनों से काम चला रही है, लड़का दोनों से काम चला रही है, गर्लफ्रेंड से भी और बेस्ट फ्रेंड से भी काम चला रहा है जो लड़का, और लड़की जो है बेस्ट फ्रेंड और बॉयफ्रेंड दोनों से काम चला रही है, ठीक है, सेम चीज़। और यहाँ पे क्या है, शादी उदी हो चुकी है, एकदम बाइंडिंग हो चुकी है, बाद में क्या आता है, लवर आ जाता है, ठीक है। लवर कौन होता है, इनहिबिटर होता है, और ये दोनों की मैरिज को तोड़ देता है। चलो फर्दर मूव करते हैं, थोड़ा सा कॉम्पिटेटिव और नॉन कॉम्पिटेटिव में डिफरेंस देख लेते हैं। डिफरेंस देखो, सबस्ट्रेट जो है और इनहिबिटर केमिकली जो है तो सेम होते हैं, इसीलिए शेप भी उनका सेम होता है, और इनहिबिटर बाइंड भी एक्टिव साइट में होता है। कॉम्पिटेटिव में इनहिबिटर डज नॉट चेंज द शेप, नहीं चेंज करता, कन्फर्मेशनल चेंज हो नहीं आता है स्ट्रक्चर में, मतलब जो एक्टिव साइट होती है इस पर कोई चेंज नहीं आता है। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, तो इस चीज़ को ऐसे समझो, ये समझ लो ये एक एंजाइम है, इसकी एक्टिव साइट है और सबस्ट्रेट है और ये इनहिबिटर है, ठीक है। सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन है, आप वैल्यू समझ लो अपने पास 20 है, इनहिबिटर की वैल्यू भी 20 है। कोई यूनिट के बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूँ, यूनिट में ले भी नहीं रहा हूँ, तो नॉर्मली आपको समझाने के लिए चीज़ है। तो दोनों का इक्वल है, ठीक है, अभी दोनों कम्पीट करेंगे। अब मान लो इसकी वैल्यू 30 हो गई, मैंने बढ़ा दी, तो सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन मैंने बढ़ाया तो सबस्ट्रेट की बाइंडिंग बढ़ेगी, मीन्स इनहिबिशन को हम डिक्रीज कर सकते हैं बाय इंक्रीजिंग द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, यही चीज़ यहाँ पे भी बोल रहा है। और एक बात होती है केएम, तो केएम को अगर हम देखते हैं, केएम होता है कि जिस सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन पे, केएम इज दैट सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, वो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन होती है एट विच द वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन इज हाफ ऑफ द बी मैक्स, जो वेलोसिटी होती है रिएक्शन की वो हाफ ऑफ द बी मैक्स होती है, 1/2 वी मैक्स, हाफ ऑफ द बी मैक्स, ठीक है। तो वी मैक्स रिमेन्स कांस्टेंट रहता है, के एम इंक्रीज हो जाता है। तो आप ऐसे याद रखना, इसको थोड़ा सा ट्रिक से याद रखना कि अगर कॉम्पिटिशन बढ़ता है तो हमको ज़्यादा किलोमीटर दौड़ना पड़ेगा, के एम इज फॉर रिप्रेजेंट द किलोमीटर, सो ज़्यादा किलोमीटर दौड़ना पड़ेगा, इस के एम इंक्रीज होगा। के एम को मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ क्या चीज़ होता है। तो देखो कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन की अगर बात करते हैं तो सबस्ट्रेट और एंजाइम के बीच में एफिनिटी जो है तो कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है? ड्यू टू इनहिबिटर। इनहिबिटर अगर बाइंड होता है तो सबस्ट्रेट और एंजाइम के बीच में क्या होती है, एफिनिटी कम होती है। एफिनिटी को अगर हम रिलेट करते हैं के एम से, तो जो अपना के एम होता है इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 एफिनिटी, ठीक है, एफिनिटी का इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो जहाँ कहीं ना कहीं एफिनिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो समवेयर अपना के एम का वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। और वी मैक्स क्या है कि अगर सबस्ट्रेट बाइंड हुआ होगा तो वेलोसिटी पहले ही जितना उसको मिलना चाहिए रहा होगा, तो वेलोसिटी अपना मैक्सिमम वेलोसिटी पे जा चुकी होती है, रिएक्शन जो है तो मैक्सिमम वेलोसिटी को अचीव कर चुकी होती है, इसलिए वी मैक्स यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा। नॉन कॉम्पिटेटिव की अगर हम बात कर लेते हैं तो नॉन कॉम्पिटेटिव में जो है तो कन्फर्मेशनल चेंज होगा एक्टिव साइड पे, एलोस्टेरिक साइड पे इनहिबिटर बाइंड होगा, और केमिकली नॉट सिमिलर देख लो, एलोस्टेरिक साइड पे क्या होगा, बाइंड होगा जाके इनहिबिटर, और एक्टिव साइड पे कन्फर्मेशनल चेंज देगा, इनहिबिटर चेंज हो गया, इंक्रीज इन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ाने से कोई इफेक्ट नहीं होता इनहिबिशन पे, क्योंकि अलग अलग बाइंडिंग हो रही है, ठीक है। अगर तुम सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ा भी दोगे तो कोई मतलब है नहीं, क्योंकि जो इनहिबिटर बाइंड है वो तो एलोस्टेरिक साइड पे या अलग साइड पे बाइंड है, ठीक है। इसमें बी मैक्स या डिक्रीज होगा, के एम कॉन्स्टेंट रहेगा, उल्टा रहता है, थोड़ा सा ध्यान रखना। चलो
फर्दर हम देख लेते हैं, क्योंकि Km का तो मैंने आपको बता दिया ना कांस्टेंट क्यों रहेगा, क्योंकि यहाँ पे एफिनिटी भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इसलिए Km कांस्टेंट रहेगा। एक का आप उल्टा कर लेना, अगर Km कांस्टेंट है तो एक डिक्रीज होगा, एक वैल्यू कांस्टेंट रहती है, एक डिक्रीज या इंक्रीज होती है दोनों में। देन इससे क्वेश्चन आता भी है, ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान से आप पढ़ना, अगर नहीं समझ में आए तो मेरे को फिर से मैसेज कर देना, एक बार मैं पर्सनली भी समझा दूंगा। और उनका एग्जाम्पल देख लेते हैं कॉम्पिटिटिव इन्हिबिशन का क्या होता है। एग्जाम्पल कॉम्पिटिटिव इन्हिबिशन का अपन ऐसे समझ सकते हैं कि अपन, एक तो MSD वाला मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज होता है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज होता है, TCA साइकिल का एंजाइम है, इसको मेलोनेट कॉम्पिटिटिवली इनहिबिट करता है, ठीक है, ये तो है ही। साथ में अगर हम कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के लिए और बात करते हैं एंजाइम के बारे में, तो हम लिख लेते हैं एंजाइम, लिख लेते हैं यहाँ पे, राइट एंजाइम सबस्ट्रेट एंड इनहिबिटर, ठीक है, इनहिबिटर। तो एंजाइम मान लो अपना हमने ले लिया HMG कोए रिडक्टेज ले लिया, HMG कोए रिडक्टेज। तो सबस्ट्रेट आपको पता है कि स्टार्टिंग वाला सबस्ट्रेट ये होता है, लाइक HMG कोए सबस्ट्रेट हो गया अपना। इसको इनहिबिट कौन करता है, स्टैटिन करता है। तो HMG कोए रिडक्टेज जो स्टैटिन का इनहिबिशन है, ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन को शो करता है, ठीक है। साथ में अगर हम बात कर लेते हैं HMG के अलावा, तो अपने पास जेंथिन ऑक्सीडेज होता है, एंजाइम होता है जेंथिन ऑक्सीडेज, पता होगा जेंथिन ऑक्सीडेज। और इसका जो सबस्ट्रेट होता है वो जेंथिन होता है या तो हाइपोजेंथिन होता है, स्टार्टिंग वाला हमेशा सबस्ट्रेट ही होता है, एंजाइम हमेशा बाद में लिखा जाता है। जब आप कभी वो लिखते हैं एंजाइम लिखते हैं तो ये रूल होता है। तो जेंथिन या हाइपोजेंथिन का सबस्ट्रेट होता है। इनहिबिटर आपको पता है कि जेंथिन ऑक्सीडेज को इनहिबिट करके एलोप्यूरिनॉल ड्रग है जो वर्क करती है, क्लोनिंग आउट में अपन यूज़ करते हैं, ठीक है। ये हो गया कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का एग्जाम्पल। नॉन कॉम्पिटिटिव अगर आप देखते होगे तो जो पायरुवेट काइनेज होता है ना, पायरुवेट काइनेज जो ग्लाइकोलाइसिस साइकिल में होता है, इसको एलानिन वर्क करता है, रिवर्स सॉरी नॉन कॉम्पिटिटिव तरीके से एलानिन वर्क करता है, इनहिबिट करता है एलानिन। एंड इसका एक सेकेंड ऑप्शन है कि हैवी मेटल्स जो होते हैं वो सब नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन शो करते हैं। हैवी मेटल लाइक पैलेडियम हो गया, Hg हो गया, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो होती है, बिस्मथ हो गया, ये सारी चीज़ें जो है तो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन शो करती हैं। तो इसका एग्जांपल इतना ही है। फर्दर हम देख लेते हैं क्या चीज़ है, ठीक है। तो हम थोड़ा सा रिवर्सिबल के बारे में बात कर लेते हैं। रिवर्सिबल का तो अपन ने पूरा कर लिया, अब थोड़ा सा जस्ट अ मिनट इरिवर्सिबल के बारे में बात कर लेते हैं। तो इरिवर्सिबल जो इनहिबिशन होता है, इरिवर्सिबल इनहिबिशन में एंजाइम पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक है, एंजाइम नहीं बचता है। अगर सबस्ट्रेट बाइंडिंग हो रही है, इरिवर्सिबली बाइंड हो रहा है सबस्ट्रेट एंजाइम से, अगर इरिवर्सिबली सबस्ट्रेट से बाइंड हो रहा है, सबस्ट्रेट बाइंड हो रहा है एंजाइम से, तो एंजाइम डिस्ट्रॉय हो जाता है, एंजाइम को डिस्ट्रॉय करके ही वो छोड़ता है, ठीक। तो इसको भी एक ड्रामेटिक कंडीशन से हम समझते हैं कि एंजाइम अपना बहुत ही भोला है, एंजाइम इज इन लव विद सबस्ट्रेट, मतलब एकदम डीपली वाला लव, हार्ट से लव है बेचारे को, इनसाइड द मायोकार्डियम लेयर ऑफ हार्ट, ठीक है, वहाँ से लव करता है इसको। अब ये क्या करेगा, इसका फ़ायदा उठाएगा, है ना। अब एंजाइम को है तो तुम मुझे बर्बाद कर दो, तो सबस्ट्रेट इज लाइक आई एम रेडी, सबस्ट्रेट तो रेडी है ही। अब ये दोनों तब तक, मतलब ये सबस्ट्रेट इसे तब तक बाइंड रहेगा जब तक इसकी ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर देगा, ठीक है, नर्क बना देगा, समझ रहे हो, लाइक अ हेल। तो ये होती है रिवर्सिबल बाइंडिंग, कि जब तक तुम किसी को डिस्ट्रॉय नहीं कर दो तब तक बाइंड रहो, ये रिवर्सिबल बाइंडिंग होती है। इसका एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं तो आपने को फेमस ड्रग पढ़ी होगी, एग्जाम्पल आपने एस्प्रिन पढ़ा होगा, ठीक है, एस्प्रिन पढ़ा होगा। एस्प्रिन जो है तो रिवर्सिबली इनहिबिट करता है, किसको इनहिबिट करता है रिवर्सिबली, कॉक्स एंजाइम को, ठीक, और वर्क करता है एज एंटीप्लेटलेट। तो कॉक्स एंजाइम को जब ये इनहिबिट कर देता है तो जो हमारा प्रोस्टाग्लैंडिन का सिंथेसिस है, PGI2 एंड TXA2, थ्रोम्बोक्सिन A2 एंड प्रोस्टासाइक्लिन बोलते हैं शायद, PGI2 को देख लेना आप, और TXA2 थ्रोम्बोक्सिन A2, ठीक है। तो PGI2 हमारे लिए अगर एंटीप्लेटलेट एक्शन चाहिए तो PGI2 हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है या नेसेसरी होता है, क्योंकि ये आई से आप याद रखना हमेशा, इनहिबिशन ऑफ एग्रीगेशन, क्योंकि PGI2 ऐसा है, ऐसा प्रोस्टाग्लैंडिन है जो एग्रीगेशन को इनहिबिट करता है, जो प्लेटलेट्स होती हैं उनकी एग्रीगेशन को इनहिबिट करता है, जिससे हमको एंटीप्लेटलेट एक्शन मिलता है। बट अगर हम दोनों को इनहिबिट कर देंगे तो दोनों का लेवल, अगर रिवर्सिबली कॉक्स को इनहिबिट कर देंगे दोनों का लेवल डिक्रीज हो जाएगा, इसका भी इसका भी। बट क्या होता है, PGI2 हमारा हमेशा एंडोथेलिन में प्रेजेंट होता है, एंडोथेलियल जो सेल्स होती हैं उसमें प्रेजेंट होता है, और जो TXA2 है हमारा प्लेटलेट्स में प्रेजेंट होता है। अब एंडोथेलियल में क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ड्यू टू न्यूक्लियस जो है तो ये एंजाइम फिर से ग्रो कर लेता है, मतलब कॉक्स एंजाइम फिर से ग्रो, मतलब बना लेता है, अपना खुद का कॉक्स फिर से बना लेता है। बट प्लेटलेट्स में न्यूक्लियस नहीं होता, आपको भी पता होगा, जो मैच्योर प्लेटलेट्स, मैच्योर RBC होती है वहाँ पे न्यूक्लियस नहीं होता, अपना कॉक्स फिर से नहीं बना पाता। इस तरह से एस्प्रिन से हमको एंटी प्लेटलेट एक्शन देखने को मिलता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लीज डाइसल्फिराम सो इरिवर्सिबल बाइंडिंग विथ
एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेस, एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेस, डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम के साथ रिवर्सिबली बाइंड होता है अपना डाइसल्फिराम। और डाइसल्फिराम बेसिकली देखोगे अगर जब इथेनॉल का मेटाबॉलिज्म होता है तो सेकेंड एंजाइम जो अपना होता है मेटाबॉलिज्म में वो एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेस होता है। तो डाइसल्फिराम इरिवर्सिबली बाइंड होता है एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेस के साथ, और ड्यू टू दिस देयर इज अ एक्यूमुलेशन ऑफ द एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ द एल्डिहाइड, और इसकी वजह से जो है तो एब्डोमेन पे क्रैम्प, मतलब एब्डोमेन में पेन होता है, एब्डोमेन क्रैम्प्स कॉज करता है। ठीक है, इतना इसमें था। एंड लास्ट हमारा जो एग्जांपल है वो नर्व गैस का है। बेसिकली जो अपनी नर्व गैस होती हैं वो रिवर्सिबली इनहिबिट करती हैं एसिटाइल कोलिन एस्टरेज एंजाइम को, जो बेसिकली ACHE बोलते हैं अपन। ACHE एंजाइम इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेटाबॉलिज्म ऑफ द एसिटाइल कोलिन एंड वाया इनहिबिशन, वाया रिवर्सिबल इनहिबिशन, ये इंक्रीज करते हैं एसिटाइल कोलिन के लेवल को। तो ये भी एक एग्जांपल होता है, नर्व गैस ये रिवर्सिबली इनहिबिट करती हैं ACHE एंजाइम को। एंड केमिकली अगर नर्व गैस की बात की जाए तो ये डाई आइसोप्रोपाइल फ्लोरोफॉस्फेट होती हैं, इसको हम DFP शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही है सर, ठीक है। एंड इसका थोड़ा सा बचा है वेरिएबल्स हमको देखना है अभी। वेरिएबल इन द सेंस कि वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन पे जो वेरियस वेरिएबल्स होते हैं लाइक टेम्परेचर, pH, इनका क्या इफेक्ट होता है वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन पे, तो इसको हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। एक लास्ट पार्ट आपको बचेगा। तो वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लगातार हम ट्राई कर रहे हैं कि एक सीरीज़ में हर टॉपिक कवर कराया जाए। बायोकेमिस्ट्री लमसम हो चुकी है, इसके बाद हम फार्माकोलॉजी स्टार्ट करने वाले हैं। सो जितना आप नॉलेज अगर ले पा रहे हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करके शेयर करिए वीडियो को। थैंक यू वेरी मच।